तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक क्या रहते हैं, गवर्नर वाइसरॉय रहते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक, तो उनके टाइम में एक महत्वपूर्ण काम होता है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसके बाद 1885 से लेके 1905 तक के फेज को कहा जाता है मॉडरेट फेज, मतलब नरम फेज था। उस जमाने के जो मतलब रस बिहारी घोष हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी, ये लोग क्या कहते थे, इनको अंग्रेजों पे विश्वास था, उनके न्याय पे विश्वास था कि हम उनसे बात करेंगे तो हमारी बात मान जाएंगे। बहुत नरम टाइप के आदमी थे, बूढ़े बूढ़े थे, तो इसलिए इसको फेज को क्या कहता है, मॉडरेट फेज कहा जाता है। 1885 से 1905 तक के समय को मॉडरेट फेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। नरम नरम कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट फेज। अब सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट काम होता है 1885 में, क्या हमने पीछे लिखा हुआ है, कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन सा सेशन होता है, कहाँ पे होता है पहला सेशन, लिखा हुआ पहला सेशन मुंबई में होता है 1885 में। और कौन वो होता है उसका, 1885 में पहला सेशन होता है, कहाँ पे, बॉम्बे में। इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे सेशन हुआ और कौन उसका प्रेसिडेंट था। कौन प्रेसिडेंट होता है पहला, पहला कांग्रेस प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट थे। पहला पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है। दूसरा 1886 में हुआ था, कलकत्ता में दूसरा हुआ था। इसमें एनटीपीसी में बहुत पूछा जा रहा है कहाँ पे कौन सा हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हम देख लेंगे। दूसरे के थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दो हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे इसके बाद में, दादा भाई नौरोजी हमारे लिए तीसरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों देखते हैं, 1887 में जब तीसरा होता है मद्रास में, मद्रास किसे कहते हैं, चेन्नई को, तो उसके प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, एक होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस है ये, ठीक है। पूछा जाएगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी ये, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीन देख लिए इंपॉर्टेंट, चौथा भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ये भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट शहर में आता है, पहले बम्बई इंपॉर्टेंट है, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर नॉर्थ में आते हैं। 1888 में कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इलाहाबाद में बनते हैं कौन अध्यक्ष, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। तो ये क्या हो जाएंगे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट हो जाएंगे, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, ठीक है, चार चीजें हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंट। अब 1888 के बाद अगला सेशन इंपॉर्टेंट होता है 1896 का, जिसने को 86 का सेशन कहाँ पे हुआ है, कोलकाता। तो अगला 96 का सेशन कहाँ पे होगा, कोलकाता में। 1906 का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कोलकाता में। तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग कि 10-10 साल में कहाँ पे हो रहा है, कलकत्ता में, ठीक है। 86 का याद रहेगा कि दूसरा था, और 10-10 साल में कोलकाता में हो, क्योंकि 1896 भी इंपॉर्टेंट है, 1906 भी इंपॉर्टेंट है। तो 1896 में पहली बार क्या होता है, कलकत्ता सेशन में क्या होता है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार पूछा जाएगा कब गाया गया था, कौन से सेशन में गाया गया था, तो 1896 के
कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था सब, ठीक है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन तब अध्यक्ष थे उस वक्त, कौन थे अध्यक्ष? तो देख लेंगे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। अब इसके बाद से जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री होगी सब इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पहली बार वंदे मातरम कब गाया था? 1896 के कलकत्ता सेशन में, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। 1806 की बात होगी, 96 की बात होगी। अब देखते हैं, ये कांग्रेस सेशन यहाँ तक के हो गए। अब वो इसरो के अंदर में सब पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर कर दें, हम लोग वो इसरो के अंदर में सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब 1800 हमने डफरिन पढ़ा। डफरिन के बाद जो अगले महत्वपूर्ण होते हैं वो इसरो हमारे लिए जो चीजें होंगी वो कौन होंगे? लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहते हैं। इनके अंडर में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। इनके आते ही एक इंडिया में बहुत भयानक अकाल पड़ता है, बहुत लोग की मृत्यु होती है, बहुत बुरा अकाल था वो। याद किया जाता है 1899 से 1900 के टाइम पे एक बहुत बुरा अकाल पड़ा था पहले इसमें, छपनिया अकाल कहते हैं उसे। बहुत लोग की मृत्यु हुई थी छपनिया अकाल में। तो इसमें ये कुछ मदद भी नहीं करते हैं। सबसे निर्दयी वो इसरो इंडिया का लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। लोग सबसे ज्यादा नापसंद लॉर्ड कर्जन को कहते थे, ठीक है। छपनिया अकाल पड़ता है 1904 में। ये क्या रहते पहले पूछा जाएगा, कौन से वो इसरो थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे? आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं, पुरानी चीजों को जो खोदता है, चीजें निकालते हैं, जो साइट्स निकालते हैं, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। एक जो पुरानी चीजें मिलता है, पुरातत्व, ठीक है। पुरानी चीजों को देखने वाले पुरातत्व साइंटिस्ट होंगे, वैज्ञानिक होंगे। ये थे आर्कियोलॉजिस्ट। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। कौन सा जो वॉइसरॉय था जिसका एक हाथ नहीं था, टूटा था? लॉर्ड कैनिंग, एक बिना एक हाथ वाला था, ठीक है। पीसीएस में आया है, तो यूपी पीसीएस में चीज पूछी गई थी वो, तो कहा जाएगा पीसीएस की स्थापना किसने की थी? जैसे यूपी पीसीएस होता है, बंगाल पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, एक यूपीएससी भी तो वही होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो यूनियन का होता है, बाकी स्टेट के होते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना लॉर्ड कर्जन करता है। 1904 में एक और इंपॉर्टेंट चीज करता है, उस वक्त काफी इंडियन यूनिवर्सिटीज बन गई थी, तो उनको अपने अंडर में करने के लिए कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या होगा, उसकी सारी चीजें अपने अंडर में करने के लिए एक एक्ट पास करता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ये दो महत्वपूर्ण एक्ट थे इनके टाइम के, इसके टाइम के। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ठीक है। अब जिसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया वो क्या था? क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, मतलब महत्वपूर्ण था हमारे नजरिए से, ठीक है। 1905 में क्या करता है? ये पार्टीशन कर देता है। किस आधार पे पार्टीशन होता है? किस आधार पे होता है? धर्म के आधार पे होता है, ठीक है। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तोड़ दिया था। ईस्ट बंगाल क्या हो जाता है? ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल क्या हो जाता है? अपना जो आज है, और असम भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम को अलग कर दिया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। इसके बाद से पता है देश में जो ये मॉडरेट फेज वाले होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग बात करके करेंगे,
तो लॉर्ड कर्जन इतना बुरा होता है कि अब कहते हैं अब लोग अब बात करके काम नहीं चलेगा, तो यहाँ से कहते हैं कि 1905 में कि अब बहुत हो गया, अब यहाँ से देश में विद्रोह चालू होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहली बार पूछा जाएगा स्वदेशी अपनाओ, जैसे आज भी चल रहा है ना कि स्वदेशी अपनाओ, तो पूछा जाएगा पहली बार स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जलाओ या भगाओ का नारा किस कांग्रेस सेशन में दिया गया था, तो वो देखते हैं हम लोग। यहाँ तक 1905 की मॉडरेट फेज की बात हमारी पूरी हो गई। ठीक, अब जब बंगाल विभाजन होता है तो सारे लोग तो दुखी होते हैं बंगाल विभाजन से, तो एक बंगाल विभाजन पे गाना बनता है। कौन सा गाना बनता है? आमार सोनार बांग्ला। सुना सुना लग रहा है गाना कोई? कौन बनाता है ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर बनाते हैं आमार सोनार बांग्ला। इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं हम लोग, यहाँ से क्या निकल सकती है। अमार सोनार बांग्ला, ये अमार सोनार बांग्ला जो गाना है उस वक्त सब लोग गाते हैं, सब लोग यही पूरे जो मूवमेंट होता है उसका पूरा गाना यही बन जाता है। तो अमार सोनार बांग्ला किसी देश का नेशनल एंथम है? बांग्लादेश का। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी तब बांग्लादेश का नेशनल एंथम इसी को ही बनाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या होगा? आमार सोनार बांग्ला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा आदमी है जिसने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? सिंपल सा आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का भी लिखा है जनगण मन, और बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, दो लिखने वाले बने हैं बहुत बार। अब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो लोग गुस्सा आ जाते हैं फिर बहुत। ठीक है, तो ये कहा जाता है जितनी भी विदेशी चीजें होंगी, आपने मूवीज देखा होगा, सब लोग अपने कपड़े लाके जलाने लगते हैं बाहर के, खादी अपनाने की बात होने लगती है, मतलब खादी में उससे पहले जो इंडियन की चीज होती है। तो 1905 में होता है बनारस का सेशन। सेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा था किस सेशन में ये सब हुआ था। 1905 का बनारस का कांग्रेस सेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। गोखले में सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था? पहली बार स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जलाओ का नारा 1905 के बनारस सेशन में। स्वदेशी अपनाओ विदेशी के बॉयकॉट का नारा पहली बार दिया गया था। ठीक है, स्वदेशी अपनाओ 1905 के बनारस सेशन के बाद से कांग्रेस का नारा हो गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। तो 1905 तक की हमारी ये सारी बातें खत्म। अब हमारा ये मॉडरेट फेज जो आराम आराम से चलते थे, इनका मॉडरेट फेज खत्म रहता है। अब आते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से शुरू होते जो कट्टर लोग होते हैं, कहते हैं अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, बातचीत से मानने वाले थे नहीं, ये तो पहले की नहीं समझ रहे थे, ये बात नहीं समझ में आती। अब दूसरा शुरू होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कट्टर का फेज। ये एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू होगा 1905 से लेकर 1919 तक चलता है। वो नरम के थे, ये गर्म हो जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेकर 1919 तक होता है। यहाँ पे लोग होते हैं कट्टर। ठीक, बम फेंकने लगते हैं और भी सब चीजें, ये सब यहाँ पे होने लगती है। तो 1906 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। कौन सी घटना होती है 1906 में? 1906 में क्या होता है, कुछ याद है? वो डिवाइड एंड रूल का वो लोग कुछ बनाते हैं ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। ठीक है, कहाँ पे होती है सब लिख चुके हम लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना होगी कहाँ पे? ढाका में। कौन करता है ये भी लिख चुके हैं हम लोग। कौन करता है? आगा खान। तो तीन आदमी होते हैं आगा खान के साथ। हम लोग देख लेते तीनों, क्योंकि चार ऑप्शन देके पूछेगा इनमें से कौन नहीं था, तो हमें पता होना चाहिए तीनों का नाम। तो आगा खान ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे दो नवाब थे,
एक नवाब सलीमुल्लाह थे, एक थे नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। आगा खान तो थे ही। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं था, तो हम लोग ऐसे पता लगा लेंगे। ठीक है, तो 1906 में ये महत्वपूर्ण घटना होती है। 1906 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। कहाँ पे हुआ होगा वो? 1906 का सेशन कहाँ पे हुआ होगा? कलकत्ता में। ठीक है, 1906 के कलकत्ता सेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी रहते हैं इसके अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, पूछा जाएगा स्वराज को भारतीय लोक का गोल कब माना गया था? 1906 के कांग्रेस सेशन में, कलकत्ता सेशन में ये लोग स्वराज को हमारा गोल मानते हैं। एडॉप्टेड स्वराज की, हमें खुद से राज करना है, अब आपसे बात नहीं करेंगे कि हमको दिया जाए। और डॉक्टर स्वराज इज दी गोल ऑफ इंडियन पीपल। स्वराज को भारतीय लोगों का उद्देश्य माना। ठीक है, उद्देश्य मानते हैं। 1906 के पूछा जाएगा किस कांग्रेस सेशन के बाद स्वराज को इंडियन पीपल का गोल अडॉप्ट किया गया था? तो कौन सा सेशन होगा? कलकत्ता का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी वहां के वो थे। 1906 की बात होगी, ऐसे हम याद करते रहेंगे, किसी याद करना होगा। 1904 में क्या हो रहा है? 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा है, 1906 में मुस्लिम लीग बन रही है, कलकत्ता के सेशन में ये हुआ था, ऐसे याद करते चलेंगे। 1907 में महत्वपूर्ण घटना होगी, क्या होगा 1907 में? पूछा जाता है कौन से सेशन में? सूरत का सेशन था 1907 का, सूरत का सेशन। इसके प्रेसिडेंट भी काफी महत्वपूर्ण है, रस बिहारी घोष होते हैं। पूछा जाएगा कांग्रेस किस सेशन में बटी थी? 2 विभागों में, 2 भागों में बट गई। रस बिहारी घोष होंगे यहाँ पे, 2 थे, घोष थे, बोस थे, जी घोष, रस बिहारी घोष। यहाँ पे क्या होगा? कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगी। जैसे जो पुराने मॉडरेट वाले थे वो अभी भी कहते हैं कि नहीं, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। पर कट्टर वाले जानते थे अब ये बात हमारी मानेंगे नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो नरम दल और गरम दल में सुना है 2 बटते हैं। तो सूरत सेशन में क्या होता है? कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है, विभाजन हो जाता है इनका। किस 2 दलों में होता है? नरम दल और गरम दल। मतलब नरम मतलब मॉडरेट्स और गरम मतलब एक्सट्रीमिस्ट। तो नरम दल में कौन कौन रहते हैं? नरम दल का मतलब एक ही लीडर होते हैं, माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। और गरम में कौन कौन होते हैं? लाल बाल पाल। भगत सिंह तक बहुत बच्चे रहे हैं, 1929 के समय का होता भगत सिंह का। लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल का फुल फॉर्म लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसी के बाद क्या होता है कि जो होते हैं अंग्रेज, वो जो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के लोग होते हैं इनको जेल भेज देते हैं। जो वहां पे अंडमान निकोबार बर्मा, वहां जेल भेज देते, तो आराम से लोगों को 6-7 साल जेल में काटने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन गरम जिले हो चुके होते हैं, अब बम हम फेंकने लगेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? कितने साल तक? 1907। 1908 में पहली बार ऐसी कोई घटना होती है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि इसे जो अधिकारी होंगे, अगर हम उनको मारने लगेंगे तो ये जो विदेशी होंगे, अंग्रेज होंगे, वो ऐसे जाने लगेंगे। अगर कभी गली मोहल्ले में जहां दिखे वहां मार डालो तो वो लोग तो यहाँ रुकेंगे नहीं। तो लोग बम फेंकते हैं एक अधिकारी पे, यूपी का अधिकारी बड़ा होता है, पर उनकी 2 मतलब वाइफ और कोई लेडीज और होती है, उन दोनों की हत्या होती है, वो बच जाते हैं। तो इसे कहते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। कब हुआ था? 1908 में, अलीपुर का षड्यंत्र।
जैसे काकोरी होगा, काकोरी कहाँ पे है जगह? काकोरी कहाँ पे है? यहाँ से ट्रेन बग्गा जाता है नेरिया। काकोरी। नेरिया से इधर काकोरी पार्क भी है, ठीक है। अजीपोर कॉन्स्पिरेसी केस 2 लोग करते हैं, एक होंगे प्रफुल्ल चकी। जब घेर लिया जाता है तो ये खुद को गोली मार लेते हैं ना पकड़े जाने की वजह से, ठीक है। हमारे लिए खुद को गोली मार देते हैं। दूसरे आदमी इंपॉर्टेंट है, काफी नाम सुना हो शायद आपने, खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस होते हैं ये है प्रफुल्ल चकी। 2 लोग होते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, बम फेंक देते हैं ये लोग। 1908 निपट गया हमारा। अब 1909 में क्या आता है? 1909 में क्या आता है? क्या आता है 1909 में? क्या आता है? डिवाइड एंड रूल आता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है, ठीक है। तो उसमें डिवाइड एंड रूल किया, लोग पिछला पढ़ चुके हैं हम 1909 वाला। तो 1909 में इंपॉर्टेंट एक चीज क्या होती है कि वो लोग, इससे क्या होता है कि जो वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, जो सारे डिसीजन लेता है, उसमें 6 लोग होते हैं और उसमें कोई इंडियन नहीं होता। अब तुम हमारे लिए डिसीजन ले रहे हो और इंडियन ही नहीं है तो कैसे डिसीजन ले सकते हो? मान लो लखनऊ की बात हो, सब जापान के आदमी है, तो कैसे काम चलेगा? कोई बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो वही बात होती है कि इंडियन रखने की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है वो हम देखते हैं। 1909 के कहते हैं इंडियंस को इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉय के कार्य परिषद में रखा जाएगा। इंडियंस को वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, भारतीय वॉइसरॉय के कार्य परिषद में होते हैं। पूछा जाता है पहला भारतीय कौन था? फर्स्ट इंडियन इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूछा जाता है। फर्स्ट इंडियन कौन था? कौन होगा? सत्येंद्र सिन्हा थे। सत्येंद्र सिन्हा जी होते हैं पहले इंडियन। सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट इंडियन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। पूछेगा पहले भारतीय जो वॉइसरॉय की कार्य परिषद में थे, सत्येंद्र सिन्हा। तो 1909 तक का ये काम इनका खत्म हो जाता है। हमने इसके ऊपर लिखा था कि कौन इसके वो होते हैं, वॉइसरॉय चल रहे हैं। ये कर्जन चल रहा है। 1905 में कर्जन खत्म हो चुके हैं। नहीं, वो सुना है। बगल में एक्सट्रीमिस्ट के देख लेंगे, लॉर्ड मिंटो 1906 से 10 तक रहते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड, एक इससे पहले भी मिंटो आए थे। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1906 से 10 तक थे, ठीक है। तो 9 तक का काम हमारा खत्म। 10 में भी कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। अब जो होते हैं और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी। अब बन के आते हैं वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंजे 2, ठीक है। ये हो गया। लॉर्ड हार्डिंजे 2 होते हैं, वो वॉइसरॉय बन के आते हैं। लॉर्ड हार्डिंजे सेकेंड, ठीक। ये कब से कब होते हैं? 1910 से 16 तक रहते हैं। हो गया। अब इनके में एक इंपॉर्टेंट काम होता है। अभी यहाँ पे 1911 में क्या होगा इंपॉर्टेंट? कुछ 1911 में कुछ इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार अंग्रेजों के राजा और रानी आते हैं, ठीक है। दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। पूछा जाएगा दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार में जो अंग्रेजों के राजा थे किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5 नाम इंपॉर्टेंट है। रानी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वीन मैरी, ये आए थे, विजिटेड इंडिया। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी थी, ठीक है, भारत आई है। अब इनके सम्मान में क्या बनाया जाता है? इनके सम्मान में क्या बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया
गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं के सम्मान में बनाया गया था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया इनके लिए बनाया गया था। अब 1911 में क्या करते हैं, पहला काम काफी इंपॉर्टेंट काम करेंगे। 1911 में क्या करते हैं पता है, दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं। घोषित करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 1911 में डिक्लेयर्ड दिल्ली कैपिटल, दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं। दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं यहाँ पे, ठीक है, घोषित किया 1911 में, ठीक है। 1911 में एक और इम्पोर्टेंट काम है इनका, उन्नीस सौ 11 में जो बंगाल का विभाजन हुआ रहता है उसे रद्द कर देते हैं। कैंसल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते हैं। भंग को रद्द किया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के हिसाब से, ठीक है। अब 1911 में इससे महत्वपूर्ण एक चीज होती है, 1911 के कलकत्ता सेशन में, इसका हर चीज इंपॉर्टेंट है। 1911 के कलकत्ता सेशन में जहां का अध्यक्ष होगा बिशन नारायण डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिशन नारायण डर, क्या गाया जाएगा पहली बार, पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, बिशन नारायण डर। इस सेशन में फर्स्ट टाइम जनगण मनगढ़ गाया जाता है। जनगण मन पहली बार, अब पूछा जाएगा जनगण मन पहली बार किस सेशन में गाया गया था, 1911 के कलकत्ता सेशन में। उसका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बिशन नारायण डर। जनगण मन पहली बार गाया गया था, ठीक है। किसने इसको लिखा था, गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हमने वंदे मातरम के आगे एरो पे कुछ लिखा है क्या, ये लिखा है ना, ठीक है। तो 1911 के कलकत्ता सेशन में जिसका अध्यक्ष कौन होता है, बिशन नारायण डर। पहली बार जनगण मन गाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लिखा किसने जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 1911 की बात हो गई हमसे। अब 1912 में देखो दो चीजें होती हैं, दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, घोषित किया जाता है कब, 11 में, और दिल्ली बनाई गई कैपिटल कब, 12 में। दिल्ली मेड कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। अब 1912 में एक और षड्यंत्र होता है, हार्डिंजे जो होते हैं ये गवर्नर जनरल, इनको बम से उड़ाने का षड्यंत्र होता है, पर इस षड्यंत्र में भी ये बच जाते हैं आराम से। तो कॉन्स्पिरेसी बहुत ही पॉपुलर है 1912 की, हार्डिंजे बम कॉन्स्पिरेसी, हार्डिंजे बम कॉन्स्पिरेसी। हार्डिंजे बम षड्यंत्र किसने किया था, रस बिहारी बोस है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये बच गए थे, रस बिहारी बोस ने। हार्डिंजे बम कॉन्स्पिरेसी। तो 12 तक हम पहुंच गए हैं, 47 तक हमें जाना है, ठीक है। अब 1913 में क्या होता है बताओ, लिखवा चुके हैं। 1913 में क्या होता है, नोबेल प्राइज मिलता है किसे,
किस में मिलता है? लिटरेचर। किस लिटरेचर के लिए? ये जनरल नॉन गीतांजलि। अरे नोबेल प्राइज 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है गीतांजलि के लिए। लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्यों दिलवाया गया था समझ रहे हैं आप? अभी क्यों मिला, ठीक है। और इनको एक और टाइटल दिया जाता है, किसका? नाइटहुड का। जलियांवाला बाग के बाद ये वापस लौटा देंगे नाइटहुड का टाइटल, इन्हें सब कुछ दे दिया जाता है। नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, नाइटहुड की उपाधि दी गई इन्हें, गीतांजलि इन्होंने लिखा था, और नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 में मिलता है, ठीक है, गीतांजलि के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। अब हर्डिंजे में एक आदमी आता है विदेश से, क्या नाम होगा उस आदमी का? साइमन 1928 में आएगा। कौन आता है वो आदमी? गांधी जी आ गया। बाहुबली, पूरा देश चिल्लाने लगा बाहुबली बाहुबली। गांधी जी रिटर्न इंडिया, ठीक है। गांधी जी भारत आते हैं, भारत आए गांधी जी। ये डेट क्यों लिखवाई? क्योंकि 9 जनवरी को कौन सा डे होता है? कोई डे होता है? एनआरआई डे होता है। एनआरआई डे, एनआरआई दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हमने दिवस याद किए हैं, बताओ। सिविल सर्विस डे किस दिन होता है? हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर। और कोई दिवस हमने याद किया अभी तक? कौन सा दिवस था? कोई बात नहीं। तीसरा एनआरआई डे है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब हमारे देश में कौन आ गए हैं? बाहुबली। अब हम लोग पहले बाहुबली के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। काफी इनकी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं। सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कुछ थोड़ा, फिर पढ़ेंगे अगला। जो अगले वॉइस होंगे चेमसफोर्ड, उनके अंदर की चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। चंपाकल सत्याग्रह करेंगे, आग बॉल करेंगे, वहाँ आग हड़ताल होगी, तो अब सब इम्पोर्टेंट होने लगेगा। तो 1919 से 1947 तक के फेज को क्या कहते हैं? उन्नीस से 47 तक का फेज चलता रहेगा गांधी भाई का, गांधी नेता होता है, ठीक है। गांधी युग होता है 1919 से 47 तक। अभी हम लोग 19 से पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी के पिता का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या नाम होता है गांधी? करमचंद गांधी। गांधी जी की माँ का नाम क्या होता है? गांधी जी की माँ का नाम चल रहा है। गांधी जी की माँ का नाम क्या होता है? पुतली बाई, ठीक है, लिखवाने की जरूरत है। गांधी जी पैदा किस दिन हुए थे? 2 अक्टूबर। साल पूछा? 1900। गांधी जी पैदा कब हुए थे? पता होना चाहिए था, बहुत बेसिक चीज है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा होते हैं। ये नहीं पता कि कहाँ पैदा हुए, ये भी नहीं पता होगा। पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है? पोरबंदर गुजरात। गुजरात में, ठीक है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, लिखवाने की जरूरत है? गांधी जयंती उधर चौथा दिन याद हो गया, ठीक है। पूछा जाता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद से आ जाएगा। जब भी जीके गोखले पढ़ेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएगा, ठीक है। ये चीज थी। एक गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, क्या नाम था उनका? ये बताओ। पर्सनल सेक्रेटरी थे,
पर्सनल सेक्रेटरी मतलब निजी सचिव। कहा जाता था पहले गांधी जी बहुत ही शर्मीले आदमी थे, बहुत ही शर्मीले आदमी। इनकी जब शादी हो गई तो घर से नहीं निकलते थे, घर ही में रहा करते थे, बाहर बाहर नहीं जाया करते थे। तो इनके पिता ने इनसे तंग आके इनके एक मतलब दोस्त का एक वहाँ पे बिजनेस होता है अफ्रीका में, तो फिर वो अफ्रीका भेजा जाता है। पढ़ने नहीं जाते थे अफ्रीका नहीं, इंग्लैंड पढ़ने गए थे। तो फिर अफ्रीका पे काम करने गए, फिर वहाँ से लौटे, तब करते हैं काम। पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है? महादेव देसाई। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें देखते हैं। 1881 में ये जाएंगे कहाँ? इंग्लैंड पढ़ने। ठीक है, इंग्लैंड पढ़ने गए, फिर वापस कब आ जाएंगे? ऐसे थोड़ा बहुत याद रख लेंगे। 1891 में वापस आ जाते हैं। कभी पूछ लिया गया जब वापस आके मतलब वकालत करते हैं, वकील थे ना, वकील की पढ़ाई करते, तो किस कोर्ट में इन्होंने वकालत की थी इंडिया में? कहीं पूछ लिया गया तो क्या लिखेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट में। गुजरात का नहीं लिखेंगे, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत की थी आके लौट के 1891 से, ठीक है। 81 में इंग्लैंड जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं इंग्लैंड, वकालत की पढ़ाई पढ़ने। 1881 में इंग्लैंड जाएंगे, वापस आते हैं 1891 में, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लॉयर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। फिर 1893 में फिर निकल जाते हैं। 1893 में कहाँ के निकल जाएंगे? साउथ अफ्रीका के लिए। फिर वहां से किस दिन आएंगे? 1915 में आएंगे, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब इतनी बातों के बाद गांधी जी वहां पे भी बहुत काम करते हैं अफ्रीका में। 1894 में जाते ही एक चीज का गठन करते हैं, नेटल इंडियन कांग्रेस। पूछा जाएगा नेटल इंडियन कांग्रेस किसने बनाई? कभी भी गांधी जी का नाम तो उठ के बता नहीं पाएंगे। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी 1894 में। कहाँ की थी? कहाँ की होगी? अफ्रीका में की, ठीक है। अब 1903 में एक न्यूज़पेपर निकाला था इन्होंने अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला था, इंडियन ओपिनियन, ये भी अफ्रीका में। तो दो चीजें इन्होंने अफ्रीका में की थी। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। तो इनके इन्होंने दो फर्म एस्टैब्लिश किए थे। कहाँ पे? अफ्रीका में। वो भी देख ही लेते हैं, ये पूछ दिया गया तो। एक फर्म था फिनिक्स, याद रहेगा हमें, फिनिक्स फर्म, फिनिक्स फर्म एंड टोल्स्टॉय फर्म। दो फर्म इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, ठीक है। फिनिक्स फर्म और टोल्स्टॉय फर्म, ये थी गांधी जी के बारे में बातें हमारी। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर का नाम है? हाँ, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर का नाम है। ब्रैकेट लगा दिया, कोई बात नहीं। तो ये 1915 तक की हमारी बातें निपट गई गांधी जी के आने के पहले की। अब आ गए गांधी जी देश में। ठीक है, हो गया इतना। अब 1916 में, ये हो गया। 1916 में देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1916 में अंग्रेज क्या करते हैं? रिहा करते हैं जो हमारे कट्टर वाले होते हैं, बाल गंगाधर तिलक टाइप लोगों को, ठीक है। तो आने के बाद ये होता है फिर से कांग्रेस में विलय किया जाए, तो एक चीज स्टार्ट करते हैं। 1916 में पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ था? होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट मतलब क्या था इसमें? कि हम लोग अपने देश पे खुद राज करेंगे, हमारा राज हो, अंग्रेजों का नाम राज ना हो। हिंदी में इसे होम रूल आंदोलन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत
की थी बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? पूना में, तब उसका नाम पूना था। और एनी बेसेंट करती हैं, दो लोग मिलके करते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट करती हैं अदयार, एक जगह होती है मद्रास, अदयार या मद्रास। पूछा जाता है कि अलग अलग, यहाँ पे किसने किया, यहाँ पे किसने किया। अदयार या मद्रास में एनी बेसेंट ने किया और तिलक ने पूना में किया, एनी बेसेंट ने, ठीक है। होम रूल कभी कभी दिया जाता है इंडियन होम रूल, जैसे पूछ लिया था इंडियन होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो उसके आगे बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे, ठीक है। और सिर्फ होम रूल मूवमेंट अगर कोई ऑप्शन में ये ना पूछा जाए कहाँ पे हुआ है, कौन किया है, तो एनी बेसेंट हो सकता है, ठीक है। आयरलैंड का था होम रूल मूवमेंट, तो इसलिए यहाँ पे भी इंडिया में ये आयरिश थी, एनी बेसेंट आयरिश वूमन थी, तो यहाँ पे स्टार्ट होने की बात होती है, ठीक है। ये लोग खुद स्वराज की मांग करते हैं। होम रूल का मतलब स्वराज ही होता है, आगे जाके होगा। अब 1916 में एक और चीज की स्थापना होती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किस कॉलेज का नाम है पता है? कैसे पता? बनारस हिंदू वो सेंट्रल का हिंदू कॉलेज, वो उससे BHU ही हुआ। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसको आज कहा जाता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1916 में स्थापना हुई थी। पूछा जाएगा किसने स्थापना की थी? चार लोग थे, दो इंपॉर्टेंट हैं। पहले थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मालवीय, ठीक है। और दूसरी थी एनी बेसेंट, ये लिखा है एनी बेसेंट, ठीक है। मदन मोहन मालवीय का निकनेम भी ये देख लेते हैं, क्या नाम था? मदन मोहन मालवीय का निकनेम क्या था? महामना, महामना किसका था? मदन मोहन मालवीय। इतनी बातें हो गई, 16 खत्म। 17 में क्या होता है? 1917 में कोई महत्वपूर्ण घटना? चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। पहले लिखेंगे, पूछा जाएगा भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो लिखेंगे चंपारण, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। भारतीय होगा, भारत में पूछा जाएगा क्योंकि वहां पे वो कर चुके थे, ठीक है। इन इंडिया, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन था ये, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? चंपारण जगह कहाँ पे है? चंपारण कोई अंदाजा? चंपारण कहाँ पे है? बिहार में चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? कि पहले जो नॉर्थ में लोग होते थे जैसे नील की खेती, नील समझते हैं, इंडिगो, इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी और पैसे बहुत कम दिए जाते थे कि ताकि वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके अपने यहाँ। तो जब पैसे भी नहीं मिल रहे थे, जबरदस्ती खेती भी करा, नील खा तो सकते नहीं है। अब गेहूं गेहूं चावल की खेती हो, पैसे ना मिले तो हम खुद खा लेंगे, अब नील तो खा नहीं सकते हैं, तो ना पैसे मिल रहे ना खाना मिल रहा था। तो इस वजह से ये लोग विद्रोह कर रहे थे। किसने? इंडिगो फार्मिंग, इंडिगो फार्मर्स विद्रोह कर रहे थे। जो किसान इंडिगो उगाते थे वो विद्रोह कर रहे थे। पीजेंट्स आता है, फार्मर्स या पीजेंट्स कह सकते हैं, फार्मर्स को पीजेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इंडिगो फार्मर्स, तो यहाँ पे गांधी जी गए थे। इतनी चीजें हमने पढ़ ली। पूछा जाएगा पहला मूवमेंट ऑफ गांधी जी कौन सा था? चंपारण। पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जैसे आजकल मैच द फॉलोइंग आ रहा है, तो
तो एक में दे देंगे चंपारण सत्याग्रह, ऊपर देखेंगे जलियांवाला बाग, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, और इधर डेटे दे देंगे 17, 19, 42 ऐसे करके मैच कर दी होगी, एक ऐसे आ सकता है। अब एक और चीज पूछी जाती है, गांधी जी को महात्मा का टाइटल पहले पूछा जाता है किस चीज के बाद मिला था, तो किस चीज के बाद मिला होगा, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा का टाइटल, महात्मा गांधी तब बनते हैं, ठीक है। और कौन देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। गांधी जी को चंपारण के सत्याग्रह के बाद महात्मा का टाइटल देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे 17 पे पहुंच गए हम लोग, 16 की एक चीज छूट गई, हो गया। 16 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, कौन सी घटना होती है, परसों पेपर में आया था, कौन सी घटना, लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। लखनऊ पैक्ट क्यों साइन होता है, वो मेजॉरिटी के मुस्लिम के लिए कि मतलब उनको भी कुछ, जैसे हमारे देश के जो लोग हैं उनको अपने से फर्क नहीं पड़ता है, क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो टर्की के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद। तो टर्की के विश्व युद्ध, टर्की के लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है टर्की के मुसलमानों के साथ, तो यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे टर्की के साथ हो सकता है। अपने लोगों के साथ इतना बुरा किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमने टर्की के लोगों के साथ कैसे बुरा किया, हम तब आहत होंगे, अपने लोगों से तो फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत आहत हो जाते हैं ये लोग, तो विद्रोह करने लगते हैं। तब यहाँ पे लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में साइन होता है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है और दूसरी मुस्लिम लीग, इनके बीच में साइन होता है। इनके बीच में ये बात होती है कि आप जो भारत को स्वराज की बात हो रही है कि हम लोग अपना राज करें, आप उस पर हमारा समर्थन करेंगे, स्वराज पे समर्थन करने के लिए पैक्ट की जरूरत पड़ रही है। शर्मनाक बात है, ठीक है, अपने ही देश में आपको स्वराज की मांग करने के लिए किसी पैक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो शर्मनाक बात है। तो पूछा जाएगा कब साइन हुआ, 1916 में, किसके किसके बीच में हुआ। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस क्या बात मान जाती है, कांग्रेस मान जाती है कि जैसे मोहल्ले मिनटों में क्या था, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब अलग से सीटें होंगी, अलग से सीटें मुस्लिमों के लिए निर्धारित की जाएंगी। तो कांग्रेस ये बात मान जाती है, और मुस्लिम लीग क्या कहती है कि हम आपका समर्थन करेंगे स्वराज पाने में। ये कोई समर्थन करने वाली बात है नहीं, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हो गया। अब 1917 में एक और चीज आती है, पूछा जाएगा अगस्त डिक्लेरेशन कब आया था, अगस्त डिक्लेरेशन। तो इन्हें विश्व युद्ध में भारतीयों की जरूरत पड़ती थी, तो यहाँ पे थोड़ा लुभाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते थे कि भारतीय वहां पे जाके लड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन में क्या कहते हैं कि जैसे भारतीयों को सरकार में जितने भी ऐसी चीजें हैं, जो मंत्रालय हैं, उनमें भारतीयों को भी हम लोग जगह देंगे ताकि वो भी हमारा थोड़ा थोड़ा काम देख सके, गवर्नमेंट में वो भी हिस्सा ले सके, खाली बातें होती हैं। तो ये अगस्त डिक्लेरेशन किस लिए इंपॉर्टेंट था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस टू मेक रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो आया था वहां से कानून, उस पर लिखा हुआ था कि हमें अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनना है, ठीक है। भारतीयों की सहभागिता एक जिम्मेदार सरकार में, एक जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए, ठीक है। ये अगस्त डिक्लेरेशन होता है। पूछा जाएगा कब आया था, बस, ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन ये आया था। इसके बाद 1914 से 18 के बीच में क्या चल रहा होता है, वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद बाकी हम पढ़ेंगे, फिर साबरमती आश्रम की स्थापना होगी, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगी, खेड़ा सत्याग्रह होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा,
आगे बढ़ेंगे, 1917 तक हम पहुंच चुके हैं। अब 30 साल और 47 तक हमें देखना है, ठीक है।